लव, सेक्स और धोखा, ये एक चीज़ चल रही है आजकल। ओयो रूम में रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ वो हनुमान चालीसा तो पढ़ने नहीं जाते, सेक्स करने जाते हैं। लेकिन केस आएगा लड़के के ऊपर। जब आप 75 लोगों के साथ सो चुके हो तो फिर अब शादी में क्या बच गया। अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो धोखे हैं वो ज़्यादातर महिलाओं की तरफ से आ रहे हैं? हमारे देश के जो मंत्री हैं वो कहते हैं महिलाओं को तो 7 खून माफ है, कोई एक्शन ही नहीं होता। पुरुष ना घर में सुरक्षित है, ना रेड लाइट पे सुरक्षित है, ना वो बस में सुरक्षित है, ना वो कार्यस्थल पे सुरक्षित है। कानून इतने जेंडर बायस्ड हैं कि सिर्फ महिलाओं की ही सुनी जाती है। तो इसका मतलब है कि मर्द को बहुत दर्द होता है लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। उसको बहुत रोना आता है, वो बहुत इमोशनल है। पति ने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पत्नी की शादी करा दी, तो इतना डरा हुआ था कि भाई पता नहीं चली ये भी मेरे को काट पीट के नीले ड्रम में बंद कर देगी। अरे भाई अपने लवर के साथ ही शादी कर लेती ना। इस परिवार के लड़के को मारना क्यों था? वाइफ के परिवार वालों ने मिलके उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए थे जिससे उसकी आंतड़ियां टूट गई थी। यही लड़के मर रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो हमारे देश की धरोहर, जो हमारे देश की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। ये लड़के धक हार के सिस्टम से दम तोड़ रहे हैं। लड़कियों को पता है कि ये टूल की तरह वो यूज़ कर रही है, उन्हीं के लिए जो कानून बने उसी को टूल की तरह यूज़ कर रही है वो। अगर महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हम पुरजोर तरीके से उसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब मेरे भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो हम कौन सी फेविकॉल पी लेते हैं या किस कोने में जाके बैठ जाते हैं, या हमारी संवेदनाएं उस लड़के के साथ नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात है और नाइंसाफ़ी है। ये प्राणी इतना इमोशनल है, मर्द नाम का जो प्राणी है, लेकिन हमने इसे 3rd क्लास जेंडर, इसको हमने भुला दिया है, फॉरगॉटन जेंडर है। जी भारत। पत्नी सताए तो हमें बताए, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कानून नहीं बन पाया है, जिसके चलते कई पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और कईयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका जी भारत पर। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और हमारे साथ मौजूद है पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरखा त्रेहन जी। बरखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी भारत पर। सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल है और हमारे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है वो यही है कि पुरुष आयोग की अध्यक्ष महिला कैसे, पुरुष क्यों नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस मुद्दे पे आप बात कर रही हैं। प्रियंका जी, हमारे देश में हम लोग बहुत डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड। जेंडर के डिवाइड के लिए मैं समझती हूँ कि हम पुरुष महिला में ना डिवाइड हूँ। अगर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय किसी के साथ भी हो रहा हो, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और वही महिलाएं जो हमेशा इक्वालिटी की बात करती हैं, अभी तो समय है कि उन्हें आगे आकर के और पुरुष आयोग के गठन की मांग सरकार द्वारा करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार को मजबूर करना चाहिए कि पुरुष आयोग का गठन हो। और मैं एक महिला हूँ, मुझे ऐसा लगा कि देश की बेटियाँ भी उतनी ज़रूरी हैं और देश के बेटे भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर बेटियों को बचाना है और पढ़ाना है तो बेटों को भी बचाना है। तो इसलिए मैंने इस मुहिम को स्टार्ट किया और मैं फखर होकर के इस बात को हर बार रखती हूँ कि जो भी एक नाइंसाफ़ी इस देश के पुरुषों के साथ हो रही है वो अब रुकनी चाहिए। अन्याय बहुत बढ़ गया है, अन्याय इस हद तक बढ़ गया है कि आत्महत्या की दर जो है पुरुषों की वो 3 गुना 2 साल पहले थी। अभी आत्महत्या की दर 4 गुना हो चुकी है पुरुषों की। कहीं हो रही, अभी आपने देखा ही कुछ ही दिनों में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये सब बहुत गलत है, सोसाइटी बहुत गलत तरफ जा रही है, समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, विवाह का जो एक संस्था है ये पूरी ख़त्म हो रही है, ये खतरे में है। आज कोई भी बैलेंस नहीं है सोसाइटी में। इतनी सारे केसेस की वजह से बाढ़ आई हुई है। कोर्ट में तकरीबन 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं और जब भी आप किसी को न्याय नहीं मिलता, जब भी वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जी बरखा जी, ये सवाल मेरे एक मन में है और हमारे व्यूअर्स के मन में भी होगा कि अभी तक जो हम केसेस सुनते थे, ज़्यादातर हमने ये सुना है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी महिला के साथ गलत हुआ है। लेकिन अब क्या मतलब केसेस पुरुषों के प्रति इतने ज़्यादा बढ़ गए, क्या रेशियो इतना बढ़ गया है कि पुरुष आयोग के गठन की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को कहते हुए कि की दर बहुत बढ़ गई है।
बहुत बढ़ गई है। जब 2 गुना थी तब भी हमने बहुत आवाज़ उठाई थी, 3 गुना हो गई तब भी हमने बहुत आवाज़ उठाई, अब 4 गुना हो गई है, अब भी आवाज़ उठा रहे हैं। आपके पास लगभग कितने केसेस आते हैं? मेरे पास लाखों केसेस हैं, लाखों। किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? पूछिए आप किस तरीके से, ये कोई आज का काम नहीं है। मैं 13-14 साल से इस पूरे मुद्दे पे काम कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ बरखा त्रेहन के तरीके से ही काम करती थी, फिर मुझे कुछ वेल विशर्स ने बोला कि नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करिए, तो हमने इस पुरुष आयोग NGO का गठन किया। लेकिन ये सरकार का काम है और 51% आबादी जो पुरुषों की है वो भी सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हम पुरजोर तरीके से उसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब मेरे भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो हम कौन सी फेविकॉल पी लेते हैं या किस कोने में जाके बैठ जाते हैं, या हमारी संवेदनाएं उस लड़के के साथ नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात है और नाइंसाफ़ी है। और ख़ासकर ये नाइंसाफ़ी को मैं इसलिए कॉल आउट करती हूँ महिलाओं को, कि महिलाएं हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। तो अगर विमेन कमीशन है तो मेंस कमीशन क्यों नहीं है? अगर विमेन मिनिस्ट्री है तो मेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं? महिला दिवस अभी गया है, 2 महीने तक महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन पुरुष दिवस कभी नहीं मनाया जाता। कभी कोई सा भी आपने देखा नहीं होगा ग्रीटिंग आता हुआ। पुरुषों को ही नहीं पता कोई उनके लिए दिवस होता, उनके ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, ना कोई नेता अभिनेता उन्हें ग्रीट करते हैं। तो ये गलत है, ये दोहरा मापदंड है। समाज में सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास में पुरुष भी आते हैं। पहले आपके आयोग की ही बात करेंगे कि आपका आयोग किस तरह से पुरुषों की हेल्प करता है। अगर कोई इस तरह से झूठे केस में फंस जाए, क्योंकि सुनवाई तो हो नहीं रही है, तो अगर कोई इस तरह से फंस जाए कि ये मेरी पत्नी ने उस पर दहेज का आरोप लगा दिया या किसी भी तरीके का कोई झूठा आरोप लगा दिया, तो उसे आपका आयोग कैसे हेल्प करता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं आपको केसेस और जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से परेशान हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे और कैसे अपनी बात रख पाए और आप कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगी? देखिए, मेरा बरखा त्रेहन 16 से मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, बरखा त्रेहन 16। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग मैसेजेस भेजते रहते हैं। फिर एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस पर भी भेजते रहते हैं मैसेजेस। फिर जो मीडिया भाई हैं या जो दूसरे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो भी कोई ना कोई केस बताते रहते हैं। तो जब ये केसेस आते हैं मेरे पास, तो ऐसा मत सोच लीजिए कि जिसने पुरुष ने कह दिया तो बस। मैं जज नहीं हूँ, पुरुष हो या महिला, किसी का भी केस है मेरे पास तो मैं जज नहीं हूँ। पहले तो मैं पूरा केस समझती हूँ, उससे पूरी बात समझती हूँ। हमारी टीम काम कर रही है जो थोड़ा बहुत समझती है, फिर उन्हें गाइडेंस देते हैं हम। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब पुरुष इन्वॉल्व होता है, उसके पास फर्जी केस होते हैं, तो वो बहुत टूटा हुआ होता है उस टाइम उसे सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। सबसे पहला पटल, क्योंकि उस टाइम वो इतना डरा होता है कि पता नहीं मेरे को साथ क्या हो जाएगा। डर का इतना बड़ा माहौल है, जो कि आपने आज ही देखा है। उस डर के माहौल को ही आज हमने एक जगह से एक न्यूज़ आई कि पति ने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पत्नी की शादी करा दी, कि भाई इतना डरा हुआ था कि भाई पता नहीं चली ये भी मेरे को काट पीट के नीले ड्रम में बंद कर देगी, तो इससे अच्छा इसका बॉयफ्रेंड मुबारक हो। और कहा कि बच्चों का पालन पोषण भी मैं करूंगा। मतलब इतनी दहशत आ गई है, इतनी दहशत आ गई कि कहीं मैं भी बलि ना चढ़ जाऊं, तो पहले ही ये दहशत आज की नहीं है, ये बहुत पहले से दहशत थी। जब ये लड़के मरते हैं तो ये दहशत में ही मरते हैं और थक हार के टूट के मरते हैं। ये सोचते हैं कि जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे लिए कोई पटल ही नहीं है, हम जहाँ जाते हैं हमें धुतकारा जाता है। पुलिस स्टेशन में हमारी FIR नहीं लिखाई जाती, हम जितना भी सत्य बोले हमें धुतकारा जाता है। इनकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती। तो आप लोग जब ये मेरे पास आते हैं तो मैं इनसे एविडेंस मांगती हूँ, उनके केस को स्टडी करते हैं हम, फिर उन्हें उसके पर राय देते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, थोड़ी बहुत लीगल सलाह दे करके उन्हें कह देते हैं कि आप अपना लॉयर करिए और अपना लॉयर ढूंढिए और आसपास जो आपके पास हो, जो आपकी बात सुन सके और आपका केस जो है रिप्रेजेंट कर सके कोर्ट में। क्योंकि ऑब्वियसली मैं कभी भी किसी को भी कोई लॉयर नहीं बताती, क्योंकि मुझे कोई कट नहीं चाहिए। आकर मेरे साथ बहुत सारे लॉयर्स जुड़े हुए हैं जो मुझे कहते हैं कि आप मेरा नाम रिकमेंड करो, लेकिन मैं कभी किसी लॉयर का नाम नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 5 करोड़ है। ये उसको कितने पैसे खर्च करने हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, लॉयर को कितने देने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसके मानसिक जो उसके प्रताड़ना से गुजर रहा होता है उसमें काम करते हैं। उसकी कई बार उसकी माएँ बहुत परेशान होती हैं, उनका रो रो के बिलक के बुरा हाल होता है, उनको समझाने का काम, काउंसलिंग का काम करते हैं। कई बार मैंने काउंसलिंग करी हस्बैंड वाइफ की भी, जहाँ डाइवोर्स का केस था और हमने काउंसलिंग करके उनकी सुलह सफाई करी। कपल्स की मैं ये समझती हूँ आज भी अगर टू मच इंटरफेरेंस ना हो, कानून का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है,
ये जो शादी नाम की संस्था है जो कि खतरे में, ख़त्म होने वाली है ये संस्था, इसमें इतना इंटरफेरेंस है लॉज का, इसी वजह से ये संस्था नहीं चल पा रही, क्योंकि लड़कियों को पता है कि ये टूल की तरह वो यूज़ कर रही है, उन्हीं के लिए जो कानून बने उसी को टूल की तरह यूज़ कर रही हैं, वो बच्चे को टूल की तरह यूज़ कर रही हैं, और इतना अब्यूज़ कर दिया उन्होंने पूरे परिवार को, हस्बैंड को, तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर, तो पूरा परिवार जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसमें हमें मैंने काउंसलिंग करी जहाँ पे दोनों को बैठा करके, हस्बैंड और वाइफ दोनों को समझाया है कि देखिए आपका बच्चा है, आप इस बच्चे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप जिस ऑफिस में करते हैं काम वहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते, वहाँ पे भी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप अपने घर में नहीं, अपने माता पिता के बीच में आपके बातें हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहनों के साथ लड़ाई होती है, तो वहाँ पे भी तो आप 10 बातें हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे भी सास ससुर की कोई बात कही हुई उसको तूल ना दिया जाए, ऐसे दोनों पक्षों को, मतलब हस्बैंड को भी समझाना कि भाई आप तुम जो ये टाइम मांग रही है या जो भी चीज़ मांग रही है, कितना क्या कह रही है, उसके बारे में आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे का डाइवोर्स नहीं होगा, आप दोनों के डाइवोर्स की वजह से बच्चे का लालन पालन सही नहीं हो पाएगा, और बच्चा जो है वो उसकी परवरिश जब नहीं सही हो पाएगी तो हम किस तरीके के नागरिक जो भारतवर्ष में तैयार होंगे, वो मानसिक रोगी होंगे, वो क्रिमिनल माइंडेड होंगे। जो बच्चे ऐसे अकेले अकेले होते हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं, उनकी क्रिमिनल माइंडेड टेंडेंसी होती है और सोसाइटल टेंडेंसीज भी होती है। तो हम ये सब उनको समझाते हैं और बताते हैं कि केस डालने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में आप जाते रहेंगे और कोर्ट में क्या मिलेगा, तारीख पे तारीख, 6 करोड़ के 5-6 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो आपको क्या मिलेगा, तारीख पे तारीख। और मैट्रिमोनियल केसेस की तो बाढ़ रखी है, रेप केसेस कितने सारे फर्जी होते हैं जो कि पैसों से, लेन देन से ख़त्म किए जाते हैं। मैं कई बार ये बोलती हूँ कि अगर आपने रेप केस डाला है तो वापस कैसे ले सकते हैं, मतलब पैसे मिल गए तो आपने मतलब रेप नहीं हुआ था क्या, क्या असलियत क्या थी। या जो लड़के लड़कियां आपस में घूम फिर रहे होते हैं, फिर उसके बाद मॉलों में घूम रहे होते हैं, गिफ्ट ले रहे होते हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, खाना पीना सब कुछ चल रहा होता है, फिर वो एक दिन कहते हैं कि चलो आज हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर, फिर वहाँ जाते हैं, होटल रूम में रहते हैं, ओयो रूम में रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ वो हनुमान चालीसा तो पढ़ने नहीं जाते, सेक्स करने जाते हैं। तो मज़े तो दोनों ने लूटे, लड़के ने भी और लड़की ने भी, लेकिन रेप केस आएगा लड़के के ऊपर। तो अगर मज़े दोनों ने लूटे हैं तो लड़के को कैसे हम कसूरवार मान सकते हैं। ऐसे ही विवाह की में भी अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में रिश्ते में कोई खटास आ गई तो आप लोग या तो पहले कोशिश करिए, मैं तो कहूँगी पहले कोशिश करिए, परिवार को बनाइए, क्योंकि हमारे जो देश के संस्कार हैं ये दूसरे तरीके के, हमारी पृष्ठभूमि दूसरी है, हमने वेस्ट को एप तो कर लिया है, लेकिन आज भी हमारे परिवार है, हम उसमें अपना बहुत टाइम देते हैं। आपने देखा ये कोविड में कैसे हम उभर के आए, परिवार की वजह से। तो मैं पहले समझाऊंगी कि आप लोग रहे, लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप आप नहीं रहना चाहते तो डाइवोर्स भी लेना चाहते तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पे काम करिए, बैठिए, बड़े बूढ़ों से बात करिए, परिवार बनाइए। अगर नहीं समझ आ रहा तो म्यूचुअल पे जाइए, क्यों फर्जी केस डाले, क्यों बिल्कुल। आजकल तो एक कहावत भी काफ़ी चर्चा में है कि शादी मुश्किल है अब आज के टाइम में और डिवोर्स बहुत इजी हो गए हैं, वो बहुत इजी हो गए हैं, तो और डिवोर्स लिया जा लड़कों के लिए सकता तो है। बहुत मुश्किल हो गया है ना। लड़कियों के लिए तो प्रोग्रेसिव है कि जी हमने तो डाइवोर्स ले लिया, वो फ्लॉन्ट भी करती है पूरे डाइवोर्स को, लेकिन लड़के को जैसे ही पता चलता है कि अच्छा मुझे डाइवोर्स, अगर वो भी फाइल करे या लड़की फाइल करे, कोई भी, मुझको तो मुझसे डिमांड होगी एलिमनी की। तो लड़का एलिमनी देने से, जब वो एलिमनी आती है, एलिमनी के साथ बहुत सारे केसेस आते हैं, सिर्फ एलिमनी नहीं आती, और एलिमनी का जो रेट है वो 4-5 करोड़, दिल्ली के कोर्ट्स का मैं बता रही हूँ आपको, 4-5 करोड़। तो आखिर 4-5 करोड़ एक लड़का कहाँ से लेके आएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी IT सेक्टर में एजुकेटेड डॉक्टर्स, IT सेक्टर्स के, यही सब जो हैं यहाँ इनके ऊपर ही ज़्यादा केसेस, और यही लड़के मर रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो हमारे देश की धरोहर, जो हमारे देश की GDP के लिए काम कर रहे हैं, ये लड़के थक हार के सिस्टम से दम तोड़ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में इनके साथ हैरेसमेंट होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, वहाँ पर इनको बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, फिर उसके बाद कोर्ट्स में वही होता है, कोर्ट में इनको बार बार बुलाया जाता है। अब एक बात बताइए, एक लड़का नौकरी कर रहा है, उसको हर 2 महीने 3 महीने बाद कोर्ट जाना है, या मान लीजिए 20 डेट पे भी कोर्ट जाना है तो 3-3 छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। अगर आप रेलगाड़ी से जा रहे हो तो 3-4 चाहिए, एयरप्लेन से जा रहे हो तो आपको उतना पैसा भी चाहिए एयरक्राफ्ट से जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों छुट्टियां मिलती नहीं हैं। आसान तरीका क्या होगा इसके लिए?
म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। लेकिन अगर कितनी बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि लड़का देना चाह रहा है या लड़की देनी चाह रही है कि डिवोर्स, लेकिन दूसरा जो शख्स है वो नहीं देना चाह रहा है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है उसको इजीली, फिर क्या करे बंदा? मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आप एक कमरे में बैठ करके जो भी आपके सगे संबंधी हैं, वेल विशर्स हैं, उनको बैठा लीजिए और एक नतीजे पे आइए कि हाँ ठीक है, हमें नहीं रहना। अगर आपने नहीं रहना, डाइवोर्स लेना लड़की के लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव कहलाता है, लेकिन लड़का जब लेने जाता है डाइवोर्स तो बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर बहुत केसेस आ जाते हैं जिसको फाइट करने के लिए उसे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, मल्टीपल केसेस होते हैं और उसको बिग फैट एलिमनी देनी पड़ती है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर रास्ते में, अगर आपस में खटास आ गई, रिश्ते में खटास आ गई, नहीं बन रही है बात, तो लड़की अपने घर, लड़का अपने घर, लड़की आत्मनिर्भर है, वो भी कमा रही है, खा रही है, तो इसमें इतनी बड़ी एलिमनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और जिस दिन भी डाइवोर्स में से पैसे को माइनस कर दिया गया, डाइवोर्स रेट ख़त्म हो जाएगा इस देश का। ठीक है, तो बरखा जी मेरा अगला सवाल ये है कि सबसे जो एग्जाम्पल है लेटेस्ट वो मेरठ वाला ही हत्याकांड है, उसको लेकर इतने मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे लोगों की संवेदनशीलता ही समाप्त हो गई। आपने देखे होंगे किस तरह के मीम्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, नीला ड्रम जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो कहाँ आजकल हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हमारी मानसिकता जा रही है? एक कि कोई व्यक्ति है अपनी जान गंवा देता है, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर उसे लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अनिरुद्ध आचार्य हो गए, बागेश्वर धाम जी हो गए, इन सब ने बहुत कुछ इसके बारे में बोला है। उनकी वो वीडियोस भी आ रही हैं, नीले ड्रम के ऊपर बहुत मीम्स बन रहे हैं, इतने मीम्स बन रहे हैं, मतलब उसे कॉमेडी की तरह बिल्कुल वही हंसी का पात्र दिखाया जा रहा है, बिल्कुल एक जैसे जोक की तरह दिखाया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था कि इसको हंसी का पात्र बना लिया। सौरभ, जो एक लड़का मर गया है, उसके मरने के बाद भी उसका अट्टहास किया जा रहा है, उसके ऊपर ऐसी वीडियोस बनाई जा रही, मीम्स बनाई जा रही है। कपल्स जो है और इतने वीडियोस बना रहे हैं इस चीज के ऊपर, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही और कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात, सवाल ये है कि अगर यही हाल एक महिला का के ड्रम में डाल दिया जाता तो क्या तभी भी यही ऐसे कर रहे होते? नहीं, कतई नहीं, ये कभी नहीं होता। तो इसे ये कंडेम करना चाहिए, ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सौरभ हत्याकांड ने देश को झंझोड़ के रख दिया। ये जघन्य अपराध है और जो जघन्य अपराध को जिसने किया वो है मुस्कान, और मुस्कान की फैमिली को भी मिला, मैंने उसके माता पिता को भी मिला, सौरभ के माता पिता को भी मिला, मुस्कान की छोटी सी बेटी जो 6 साल की है उससे भी मैं मिल के आ रही हूँ, पुलिस वालों के साथ भी 1.5-2 घंटे में मिल के आई हूँ। बहुत लंबी चीज जांच की बात करके आई हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो, बातचीत में बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं। पुलिस वालों ने भी कई चीज़ें बताई मुझे। सौरभ की माँ के पास जब मैं मिलने गई सीधे, तो उनसे मैंने सबसे पहले पूछा कि बिटिया कहाँ है, छोटी बिटिया की बहुत मुझे चिंता हो रही है। तो उन्होंने बोला कि जी हमें नहीं पता, हमें तो बिल्कुल सदमे में है, अपने बेटे के सदमे में। हमें क्या पता था कि हमारा 28 साल का बेटा जो लंदन से आया, अभी तो हम उसकी शक्ल भी सही से नहीं देख पाए, ये तो मार डाला इसने, हम तो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। आप समझ ही सकते हैं कि किसी की माँ अपने बेटे का जो बाहर रहता हो, इंतज़ार कर रही हो, माँ बाप भाई बहन सब इंतज़ार कर रहे थे कि उसके आने का, और ऐसा तो नहीं पता था कि वो ड्रम में पैक मिलेगा। इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो बहुत सदमे में थी। खैर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, तो आप पुलिस वालों से पूछ लीजिए। मैं पुलिस वालों के पास गई, उनसे कई जानकारियाँ प्राप्त करी, अपनी बात रखी और एक स्पीडी ट्रायल की बात रखी, और उन्होंने कहा कि हाँ इस पूरे मुद्दे पे स्पीडी ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है। हमने अलग अलग गठित करी हुई है, कुछ हिमाचल गई हुई हैं टीम्स, कुछ कहीं गई हुई हैं। मैंने उनसे ख़ास तौर पे एक बात कही कि आप पास्ट को खंगालिए, क्योंकि डे 1 से, जब से ये शादी हुई, ये लव मैरिज थी, तब से मुस्कान के परिवार वाले और इनके आते थे यहाँ पर, और गली मोहल्ले वाले ने मुझे बताया कि बहुत गालियाँ वालियाँ, लड़ाई झगड़ा, अब्यूसेस होती थी, और मुस्कान कभी यहाँ रहना नहीं चाहती थी सास ससुर के साथ। मुस्कान के पेरेंट्स का क्या रुख है? वही जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे वही रुख है या कुछ उसमें बदलाव देखा आपने? देखिए, मुस्कान के पेरेंट्स से जब मैं मिलने गई तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने बोला फांसी की सज़ा होनी चाहिए हमारी बेटी को। तो मेरा तुरंत उनसे यही सवाल था कि ये मीडिया बाइट है या आपने कोर्ट में भी इस पर बरकरार रहना है, ये स्टैंड आपका वहाँ पर कोर्ट में भी रहेगा या नहीं रहेगा? तो उनके पिताजी ने बोला हाँ ये रहेगा। फिर मेरा उनसे दूसरा सवाल था कि आपकी बेटी गलत काम करती है,
है, ड्रग्स लेती है, आपकी बेटी जो है गलत चीज़ों में उस भाग भी गई घर से कितनी बार, तो उनके गलत कामों की जानकारी आपको थी? तो बोले हाँ, उसकी जानकारी थी, वो बहुत गलत थी और हमने उसका साथ दिया इस गलती में। मैंने कहा तो अगर आपको आपकी लड़की ऐसा कर रही है और गलत काम करी तो आपने उसे क्यों नहीं समझाया? और अगर आपने उसे समझाया होता तो आज सौरभ हमारे बीच में होता, ये को वो अंजाम न देती। तो उन्होंने बोला हाँ ये हमारी गलती है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सौरभ की जो बिटिया है उसके ऊपर क्या हाल हो रहा होगा, उसका क्या असर हो रहा होगा, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको मिलना है। तो उन्होंने फिर बिटिया को बुलाया, वो कहीं और थी, उसको बुलाया गया और मैंने 15 मिनट तकरीबन उस बेटी से बात करी। बड़ी डरी सहमी सी बेटी है, छोटी सी पतली दुबली, वो 6 साल की बिल्कुल नहीं लगती। उसको मुझे जहाँ तक उससे बात करके पता चला कि उससे बोलने में भी उसे दिक्कत है, उसको कभी भी पोषण नहीं दिया गया सही से, वो ग्रो नहीं कर रही, उसकी तरफ कोई खाने पीने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो मुझे सौरभ की नानी ने भी बताया था, ये कभी खाना बनाती ही नहीं है, और जो खाना भी ना बनाता हो, जो ड्रग एडिक्ट भी हो, जो वासना का शिकार भी हो, जिसने 2-3 बार घर से बाहर निकल गया हो, जिसके अफेयर्स हों, जो अपने आशिक के साथ मिल करके आशिक को कन्विंस किया। आशिक ने नहीं मारा, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसके आशिक ने मारा है, आशिक को प्रोवोक किया मुस्कान ने। एक फेक आईडी बना करके, उसकी मरी हुई माँ की फेक आईडी बना के प्रोवोक और कन्विंस किया। उसके हस्बैंड के ऊपर की छाती के ऊपर बैठी मुस्कान थी और उसने 3 बार उसे स्टैब किया और सौरभ को मारने वाली मुस्कान थी। लेकिन आज जो भी वो कन्फेशन कर रही है, इसमें 2 कन्फेशंस थे, एक मुस्कान का और एक उसके लवर का, साहिल का। लेकिन आप टाइम रहते आप देखिएगा ये कन्फेशंस चेंज होंगे, और मैं ये पुलिस वालों को भी बोल के आई हूँ कि ये कन्फेशन चेंज होगा तो बहुत सारे। सौरभ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? मैंने तो ये ठान रखा है कि मुझे चाहे मेरठ कितनी बार भी जाना पड़े, पुलिस वालों से कितनी बार भी मिलना पड़े, मैं मुस्कान से भी मिलने का प्लान बना रही हूँ। मैं जाऊँगी और सौरभ को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। बड़ी बर्बरता से, बड़ा प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसी तरह का एक केस औरैया से भी आया कि औरैया में एक पत्नी ने अपने पति की सुपारी दे दी और शादी के 14 दिन बाद ही, और जो सुपारी दी वो मुंह दिखाई के पैसों को ही उसने सुपारी के तौर पर दिया और पति की हत्या करवा दी। तो अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो धोखे हैं वो ज़्यादातर महिलाओं की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, हमने इतनी छूट दे दी महिलाओं को, सारे कानून महिलाओं के लिए हैं। हमारे देश के जो मंत्री हैं वो कहते हैं महिलाओं को तो 7 खून माफ़ है, कोई एक्शन ही नहीं होता। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ क्राइम हैज़ नो जेंडर। अगर क्राइम किया है, जिसने भी किया, महिला ने किया, पुरुष ने किया, जिसने भी किया, उसे क्राइम की सख्त से सख्त। ये अभी ऐसा हो रहा है या पहले से होता आ रहा है? अभी बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन अभी अतुल सुभाष के मरने के बाद ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। मेरे पास ईमेल्स भरी हुई हैं, इतनी सारी ईमेल्स हैं, और सब ईमेल में एक ही चीज़ लिखा आ रहा है, आई एम अतुल सुभाष, मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी अतुल सुभाष हूँ, मैं मरने वाला हूँ। बहुत दुखद है स्थिति। लेकिन हत्याएं पहले भी बहुत होती थी, बॉयफ्रेंड्स के साथ इलिसिट रिलेशनशिप, क्योंकि कोर्ट ने ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया ना। जब आपको कोर्ट ने कह दिया कि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, महिला किसके साथ भी जाए। और औरैया में आप देखिए 15 दिन में तो एक बहू को, जो परिवार के नाम होते हैं कि जो चाचा चाची मामा मामी, वो भी उसको पता नहीं होता कौन है, शक्लें नहीं याद, भाई बहन ने नहीं पता होते कौन है। उतने में तो उसने पूरा कत्ल भी कर दिया, उसी की मुंह दिखाई रकम 2 लाख दे करके अपने लवर को। अरे भाई, अपने लवर के साथ ही शादी कर लेती ना। इस परिवार के लड़के को मारना क्यों था? क्यों? क्योंकि ईजी अर्निंग स्कीम, मतलब किसी को भी मारो, उसकी प्रॉपर्टी हथियाओ, इजी अर्निंग स्कीम है। पुरुष पूरी जिंदगी 7 पुश्ते भी जितना पैसा नहीं कमा सकती। ये तो डाइवोर्स खेल करके उसमें ही 4 करोड़ 5 करोड़ दे दो, इतने दे दो, 10 करोड़ 20 करोड़। मैं जानती हूँ रेप केसेस जहाँ पे 20-20 करोड़ में सेटलमेंट हुई है। आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जिसने मतलब आप सुनकर हैरान रह गई हो और उसको सॉल्व करने के भी मतलब ये पता नहीं लग पा रहा हो कि क्या सच है क्या झूठ है, और या ऐसा केस की मतलब जिसने हिला कर रख दिया हो? जी बिल्कुल, रोहतक से एक केस आया था मेरे पास।
जहाँ पर एक जो हम कहते हैं ना किसान किसान किसान, हम बड़े जुड़े हुए हैं किसान के साथ, हमारा मन जुड़ा हुआ है किसान के साथ, तो वो किसान फैमिली का केस था। उसकी बहन ने मुझे रो रो के कॉल किया कि मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। मैंने कहा हाँ बताइए, हम आपकी मदद करते हैं जो भी हमसे हो पाएगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम, आप बस तुरंत आ जाइए, यहाँ मर जाएगा मेरा भाई। हमने 7-8 लोग लिए साथ में और मैं गई वहाँ पर। वो PGI में भर्ती था अच्छा। लड़का। और क्या हुआ था लड़के के साथ? लड़के की जो वाइफ थी और साली और सास ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च डंडे से, 3 पैकेट लाल मिर्च डंडे से डाल दिए थे। सास ने और वाइफ ने? सास, वाइफ, साली सब ने मिलके वाइफ के परिवार वालों ने मिलके उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए थे, जिससे उसकी आंतड़ियां टूट गई थी। ऐसा क्यों? निर्भया जैसा कांड था, निर्भय का, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। हाँ, इस तरह का इसकी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। ऐसे ही आगरा में एसिड अटैक हुआ जिसमें कि लड़का मर गया, लिव इन पार्टनर मर गया, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। कंझावला केस की रिपोर्टिंग हुई जहां पर कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उसके टुकड़े कट गए। उसी दिन एक और एक्सीडेंट हुआ था 31 दिसंबर को, जहां पर एक लड़के के हज़ारों टुकड़े कट गए, उसकी डिस्कशन नहीं हो। तो मीडिया भी अकाउंटेबल नहीं, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, इन चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं हो। इस तरह के केसेस में इंसाफ मिल पाता है या हाँ, नहीं? यही बता रही हूँ। तो मैं तुरंत गई उस बहन के बुलावे पे, देखा कि वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था, वो बेड पे अधमरी हालत पे लेटा हुआ था, उसके बस 1-2 आंसू टपक रहे थे। कब की बात है ये? कब की? ये 2 साल पहले की जी। उसके बाद मैंने जा कर के उस लड़के के लड़की की बहन को बोला कि चलिए मैं जाती हूँ, पुलिस वालों को बोलती हूँ कि उनको FIR लिखे। FIR नहीं लिखी जा रही थी ना इसकी बहन की भी, कि ये इतनी बर्बरता कर दी और FIR तक नहीं लिख रहे। आप ये बताइए कि जब लड़की के साथ कुछ गलत होता है FIR तो नहीं, तो लड़के के साथ गलत होता है FIR नहीं लिखी जाती। ये इतना दोहरा मापदंड है, ये क्यों है, ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो मैंने खैर गई खान साहब के पास, खान साहब आई होते वहाँ पे, उनको बोला कि सर लिखिए आप FIR। उन्होंने कहा कि अरे आप मैडम दिल्ली से आप आ गए पुरुष आयुक्त, आपको यहाँ किसने कहा था आने के लिए, आप एक फ़ोन ही कर देती। मैंने कहा नहीं सर, फ़ोन उन पे कुछ नहीं होता। और ये बहन बता रही थी कितनी बुरी हालत है, मैं तो रो के आ रही हूँ, वहाँ पर देख के आ रही हूँ लड़की की हालत, वो तो मरने के कगार में है, आप ना उस लड़की को गिरफ्तार करिए। उन्होंने बोला आप निश्चित रहिए, आप जाइए, हम लड़के को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं अभी गाड़ी में बैठी थी और कुछ दूर ही गई थी, बहुत दूर था ये जो पुलिस स्टेशन गांव में, तो मैं कुछ दूर ही गई थी कि मुझे फ़ोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई थी, आधी से आगे चली गई थी, फ़ोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई कि मैडम तो धड़ल्ले से घूम रही है आराम से, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने खान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा खान साहब अभी आपने मुझे आश्वासन दिया कि आप इस लड़की को गिरफ्तार करो और अभी ये तो घूम रही है, मेरे पास फ़ोटो भी आ गई। तो बोल रहे ओह मैडम तो बेल मिल गई ना उसे। तो मैंने बोला अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाने को बोली थी मैंने, आपने वो नहीं लगाई तो बेल तो मिलेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर की लगाई और फिर हमने लगवाई, हमने और दोबारा आई मैं और सीनियर SP साहब को मुलाकात करी और सीनियर ऑफिसर से मिली और पूरे परिवार को गिरफ्तार कराया, सास, साली, वाइफ, सबको गिरफ्तार कराया। ये बहुत ही दर्दनाक कांड था क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब पशुपालन का काम करता था, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आतड़ियाँ जिसकी आज वो ठीक हैं या नहीं? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है उनका, उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, काम नहीं होता, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस लड़के की। क्यों? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने ये सुना होगा, 2 महीने तक चला था रोहतक केस में। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें भी तो यही हुआ था, वो बस में सीट की लड़ाई के पीछे और इन्होंने झूठा केस 3 लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी जो फौज में जा रहे थे और पुलिस में जा रहे थे। हुआ क्या, नार्को टेस्ट में सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो लेकिन इनाम तो सारे लड़कियों को मिल गया और TRP पे सारा उनको बैठाया गया मीडिया में, और किसी ने 20,000, किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने सरकारी नौकरी, ऐसे तो पता नहीं कितने केसेस है। एक केस आपको बताती हूँ, दिल्ली का, लड़की अपना एक महिला थी, वो ऑफिस जाने को लेट हो रही थी, उसने ऑफिस में लेट पहुँची तो उसने बोला ना मेरा बलात्कार हो रहा था बस में। अच्छा। तुरंत हड़कंप मच गया और फिर एक गठित की गई एक कमेटी, और कमेटी ने बताया कि सब झूठ था, कोई रेप वेप नहीं हुआ इसका, ये ऑफिस में लेट आ रही थी इसलिए इसने मनगढ़ंत कहानी बताई ऑफिस में लेट जाने के लिए। तो मैं यही तो बता रही हूँ कि पुरुष ना घर में सुरक्षित है, ना रेड लाइट पे सुरक्षित है, ना वो बस में सुरक्षित है, ना वो कार्यस्थल पे सुरक्षित है। रेड लाइट का किस्सा आपको सर्वजीत का पता ही है, सरदार जी तो सिर्फ रेड लाइट पे खड़े थे, उनके ऊपर मोलेस्टेशन केस आ गया, वो तो मैडम कनाडा भाग गई। ये बेचारे 6 साल कोर्ट जाते रहे, 6 साल बाद इनको कोर्ट में बारी किया।
इंसाफ कहेगा, सारी जिंदगी बर्बाद होगी, गोल्डन पीरियड आपका बर्बाद हो गया, आपकी सेहत खराब होगी, आपके मतलब खुद को सही साबित करने में बहुत लंबा वक्त लग गया। दिल्ली का दरिंदा उनको कहा जाता था, दिल्ली का, जब वो ट्रैवल करते थे ना, आज वो दिल्ली छोड़ के चले गए। सादत अली का क्या हुआ, जिसको 22 थप्पड़ पड़े थे लखनऊ में, आज उसने देश छोड़ दिया, भारतवर्ष छोड़ दिया, उसने इतना मजबूर कर दिया हमने उसको। इंसाफ तो मिला नहीं, उसने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सारे वीडियोस आ गए, आप लड़की को गिरफ्तार करिए, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अभी क्या हुआ, नहीं कुछ हुआ, उसको मजबूरन इस देश को छोड़ के चला गया। अब वो इस देश में नहीं रहता, वो देश छोड़ने से पहले मुझसे मिलने आया था, क्योंकि इन सभी पुरुषों को इमोशनल है जो भी स्ट्रेंथ देते हैं। हम कुछ गरीब लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, जो लॉयर दिलाने की हेल्प करते हैं, तो इस प्रकार के। लेकिन अब नहीं होता, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन केसेस ही इतनी बाढ़ आ रखी है, और इट इज़ अ नॉन फंडेड NGO। 1 रुपया भी हमें कोई कहीं से नहीं मिलता, किसी विक्टिम से मैं कुछ आज तक 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया। इस पूरे प्रकरण को करने के लिए मैंने कभी किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया। तो ये बहुत परेशानी है, और ये सरकार का काम है, ये उनको ही करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर तो कम से कम जारी करना चाहिए जल्द से जल्द। और रैया कांड में फांसी की मांग कर रहे हैं, आज कहाँ है महिलाएं, सड़कों पे उतर आए, 2 लाख महिलाएं उतर आए, आज मिल जाएगी फांसी। निर्भया कांड हुआ था तो आप उतरे थे ना सड़कों पे, निर्भया के लिए क्यों नहीं उतरे? आज इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं पुरुषों के साथ, तो ये महिलाएं क्यों नहीं उतर रही? कैंडल मार्च में क्यों नहीं? अतुल सुभाष मरने के बाद कैंडल मार्च देखा आपने कोई लड़कियां करती हुई? तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए सोसाइटी में। अन्याय किसी के साथ भी हो रहा, आवाज़ उठाइए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं वहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे संस्कार तो तब मिलेंगे जब आप परिवार में बैठेंगे। आज हमने ओल्ड एज होम में बड़े बूढ़ों को भेज दिया है, संस्कार देने वाले लोग तो बचे ही नहीं हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, वो तो कब की ख़त्म हो गई थी, तो फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई थी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली भी कब की ख़त्म हो गई, अब तो सिंगल आई एम अ सिंगल मदर, ये वाली फैमिलियाँ चल रही हैं। तो जब परिवार ही नहीं बचे हैं तो फिर संस्कार कहाँ बचेंगे? जो हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान है उनसे तो हम परे चले गए, उनको तो हमने समझना ही नहीं, बड़े बूढ़ों के साथ हमने बैठना नहीं। अगर कोई ज्ञान हमें देता भी है, कोई हमें कोई समझाना भी चाहता है, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम दुखी हैं, खुश हैं, कुछ सारा टाइम हम सोशल मीडिया पर, मोबाइल में ही अपना टाइम काट रहे हैं। जीवन का पूरा समय हम सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ फर्जी दिखावे में जी रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं। फेसबुक पे आपके 1000 दोस्त हैं, और आपके घर में जो आपके पिता बैठे हैं या जो आपका भाई बैठा है उसकी चिंता नहीं है, पिता को दवाई देने की चिंता नहीं है, पिता के साथ 1 सेकंड बैठने का समय नहीं है, पिता को पास आपको पैसे नहीं चाहिए, पिता को आपका साथ चाहिए, आपके पति को, आपकी कोई भी हो, आपका साथ चाहिए पहले। और जो रही सही कसर थी वो कानून ने पूरी कर दी। कानून इतने जेंडर बायस्ड हैं कि सिर्फ महिलाओं की ही सुनी जाती है, और यही महिलाएं उसको टूल की तरह यूज़ करती हैं। इलिसिट रिलेशनशिप इतने बढ़ गए हैं क्योंकि किसी महिला के ऊपर भी कोई एक्शन तो होता नहीं है, तो एक को बढ़ावा मिलता है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो तो मेरे पर भी कोई एक्शन नहीं हो। मैं ये कहना चाहूँगी, आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहूँगी कि जो लड़की भी FIR लिखाने आए, वो कोई, चाहे वो मैरिड वुमन हो, चाहे अनमैरिड वुमन हो, चाहे रेप केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, उसे कहिए एक एफिडेविट दे कि वो जो FIR लिखाने जा रही है वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है। कभी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर उन्हें लगे कि वो ने कुछ झूठ बताया है तो वो तैयार है। देखिएगा कितनी कम हो जाएंगे केसेस। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। जब मैं ये बात बोलती हूँ कि मेन आर ह्यूमन टू, मेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो इसका मतलब है कि मर्द को बहुत दर्द होता है लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती, उसको बहुत रोना आता है, वो बहुत इमोशनल है। ये प्राणी इतना इमोशनल है, मर्द नाम का जो प्राणी है, लेकिन हमने इसे 3rd क्लास जेंडर, इसको हमने भूला दिया है, फॉरगॉटन जेंडर है। हम सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं कि बस महिला ही हैं, महिलाओं के लिए ही सारे कानून होने चाहिए, सारी पॉलिसीज़। मैं क्या बोल रही हूँ, पुरुषों के लिए पॉलिसीज़ बनाइए, स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा पुरुष है, महिलाओं के लिए आप बातें करिए, मैं रोक थोड़ी ना रही हूँ। कानून भी बनाइए, जो बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं, उनको कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है। जो महिलाओं के लिए जो कानून है उनमें किस तरह से किसी प्रकार का संशोधन होना चाहिए और पुरुषों के लिए क्या कानून बनने चाहिए? देखिए, संशोधन तो मैंने 498 में ही बताया
बताया था जिसका वृहद स्तर पे मिसयूज है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है लीगल टेररिज्म, मैंने बताया था। कौन सा मैंने ऐसा सुषमा स्वराज जी कानून, को ऐसा बोला कौन सा कानून आपको लगता है कि बहुत ही गलत है जो महिलाओं के लिए बन गया? 498 में तो वृहद स्तर का मिसयूज है 95%, इसको लीगल टेररिज्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और मैं जब सुषमा स्वराज जी से मिली थी मैंने उनसे कहा था कि इसमें एक मिसयूज क्लॉज डलवा दीजिए कि जो महिला भी इसका मिसयूज करेगी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जितनी भी महिलाएं जब भी एक फर्जी केस डालती है और एक्सपोज हो जाती हैं कि इन्होंने फर्जी केस पूरा डाला, तो कोर्ट में से पुरुष को जब एक्विटल मिलता है तो जो फॉल्स अक्यूज़र है, जो फर्जी रेप केस भी डालती है या कोई सा भी फर्जी केस डालती है, खास करके जो रेप केस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जेल में समय काटना पड़ता है, तो उस पूरे परिवार का बलात्कार किया है। तो आप उस महिला के लिए, मैं तो मांग करती हूँ कि इस महिला को भी हैंग करो। जो फांसी की मांग है फॉल्स अक्यूज़र के लिए भी उठनी चाहिए और ये मिसाल बननी चाहिए। जब आप 2-4 को कड़ी से कड़ी सज़ा दोगे तब इन्हें समझ आएगा कि हम जब फर्जी केस डालते हैं उससे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, समाज पे गलत मैसेज जा रहा है। और दूसरे देखा देखी इतने केसेस बढ़ गए हैं कि आज दर 4 गुना हो गई। किसी को शौक नहीं है, पुरुषों को शौक नहीं है मरने का। ये आत्महत्या की दर चीख चीख के बोल रही है कि प्रताड़ित कौन हो रहा है। लेकिन आज भी अगर आप कहें कि महिला प्रताड़ित है, महिला प्रताड़ित है, महिला 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 करते रहें, तो ये आपकी खोट है आपके मन के अंदर और आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। इस टाइम बहुत केसेस बढ़ चुके हैं, आप जाग जाओ। और इस देश में 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, एक पार्लियामेंट, एक मीडिया और एक जो है वो है जुडिशरी। इन तीनों स्तंभों को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और बदलाव का समय आ गया है। तुरंत पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए सरकार द्वारा, जिसमें पुरुषों की बात सुनवाई जाए, उनके मेन वेलफेयर के योजनाएं बनाई जाए, पॉलिसीज बनाई जाए उनके लिए। और दूसरा जेंडर इक्वल लॉज, जेंडर न्यूट्रल लॉज, सबके लिए समान कानून। पत्नी के लिए जो कानून है वही पति के लिए भी होने चाहिए। चेंजेस को आप कैसे देखती है? देखिए पहले ऐसा होता था कि माँ बाप ने जहाँ रिश्ता तय कर दिया वहाँ शादी हो गई और तलाक तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर सुनने में आते थे। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया, रिलेशनशिप और एक नया वर्ड आजकल चला है सिचुएशनशिप, तो अब इसमें जो कपल्स हैं, जो युवा हैं, वो इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि शादी में जब वो एक्चुअल रियलिटी में जब वो जाते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। देखिए, हम अपने, वही बात है, हम अपने संस्कारों से बहुत दूर चले गए। हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया, जबकि महिला और पुरुष के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। महिला और पुरुष, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनके बीच में कोई बहुत ही अच्छा संबंध है। लेकिन अभी इतने संबंध खराब इसलिए हो रहे हैं, शादियाँ मतलब क्यों टूट रही है इतनी? क्यों, मतलब सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, इसकी इतनी आदत पड़ गई है क्या लोगों को कि अब वो शादी में जब जाते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उसको, वो चेंजेस नहीं उनको समझ में आते। सोशल मीडिया पे अक्सर आपने पढ़ा होगा, मैं तो रोज़ ही पढ़ती हूँ, मेरा अकाउंट 75 का है, कोई लिख रहा है मेरा 50 का है, कोई लिख रहा है मेरा 40 का अकाउंट है। जब आप इतना ओपनली बोलने लगे ये सब जब आप चीजें। 75 लोगों के साथ सो चुके हो तो फिर अब शादी में क्या बच गया? मैं एक राय देना चाहूँगी इंडिपेंडेंट वुमन को। मतलब ये इसे एक अच्छी चीज़ की तरह इसे पेश किया जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हकीकत में तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, मैं इसीलिए एक राय देना चाहूँगी। मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन मैं एक राय देना चाहूँगी इस देश की सभी महिलाओं को। एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, अपने संस्कारों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने परिवारों पे ध्यान दीजिए। और अगर आप शादी का मन बनाती हैं या कोई सा भी रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देखिए कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उठा सकते हैं उस रिलेशनशिप में। दूसरी बात, कभी भी आप किसी से भी शादी करें, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी कैसे पता चले? आजकल वही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे पता चले कि सामने वाला लॉयल है कि नहीं। अगर एक इंसान लॉयल है, लेकिन वो ये कैसे पता करे कि जिससे हम शादी करने वाले हैं या जिसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने चुना है या हमें जो अच्छा लग रहा है वो हमारे प्रति वैसे ही लॉयल रहने वाला है, ये कैसे पता लगे? बिल्कुल, जब आप शादी करते हैं तो उससे पहले मिलिए, एक दूसरे की बात समझिए, पास्ट समझिए और अलग अलग एंगल से परिवारों कुछ को समय के लिए कोई बहुत अच्छा बन के दिखा देते हैं, जैसे मेरठ वाला केस था। मेरठ भी तो लव मैरिज थी ना? नहीं, मैं यही तो बता लव रही मैरिज हूँ थी, कि प्यार था, प्यार कहाँ गायब हो गया वो? नहीं, मैं वही आपको बता रही थी कि लव मैरिजेस तो हो रही हैं, अरेंज मैरिजेस भी हो रही हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का मिलन है। जब आप 2 परिवारों को मिलेंगे
जब आप दो परिवारों से मुलाकातें करेंगे, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन आजकल और तो शादी करेंगे, पेरेंट्स भी आजकल कहते हैं कि आपको जो सही लगे आप चुन लो, हम करा देंगे शादी। तो बस फिर उसका तो आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। तो बाकी वापस आ जाइए अपने संस्कारों पे, अपने परिवारों में बैठिए। लेकिन आपको लगता है कि युवा वापस अब जाएगा जो इतना अब आगे निकल चुका है? देखिए, वे आउट यही है, वे आउट यही है, नहीं तो और होती रहेगी और इसी तरीके से होते रहेंगे, इसी तरीके से डाइवोर्स रेट बढ़ते रहेंगे और स्ट्राइक, मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड होगा ट्विटर पे, जो अक्सर ट्रेंड होता रहता है। और मुझे विदेशों से कॉल आते हैं जर्नलिस्ट के, और वो पूछते हैं कि भारत में ट्रेंड हो रहा है मैरिज स्ट्राइक। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भारत में मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड हो रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रही है भाई? अच्छा, जो हमें देख रहे हैं ना इस वक्त, उनको टिप्स दे दीजिए आप कि वो कैसे अपने लिए सही जीवन साथी चुने, क्योंकि आजकल सब दहशत में है, शादी करने से लोग बच रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, अब डर का माहौल है, क्या कहा जा सकता है। तो वो कैसे अब अपने लिए सही पार्टनर का चुनाव करें? बिल्कुल डर का माहौल है, और मैरिज स्ट्राइक है, मतलब मैरिज नहीं करना चाहते लड़के, तो खासकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको नीले ड्रम में नहीं बंद होना। अगर मैं एक लाइन में इसको फिनिश करना चाहूँ, मैं यही कहूँगी लड़कों को कि सबसे पहले जब भी आप अपना पार्टनर चुनें तो लड़की को मिलें, लड़की के परिवार को अनेकों बार मिलें, चीज़ों को समझे। देखिए, कितना भी आप अपना बेस्ट दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें। 3 रेड फ्लैग्स बता दीजिए। आप देखिए कि लड़की की क्या मानसिक स्थिति है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उससे बताइए आपके परिवार कैसा है उसका। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, एक लड़के ने पूछा था लड़की से कि आप मेरे से खुश हैं, आपको अब शादी होने वाली है हमारी अगले हफ्ते, तो सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। तो उसने बोला हाँ शादी तो होगी, लेकिन अपने घर वालों को ये समझा देना कि कुत्ता जो है मेरा वो साथ आएगा। तो लड़के ने बोला कि मुझे और मेरे परिवार को कुत्ते से तो बहुत डर लगता है, तो मैं तो कुत्ता नहीं आ सकता हमारे घर। ये बहुत रियलिटी, बिल्कुल सच्ची कहानी बता रही हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि तो कुत्ता तो एक ही रह सकता है, और वो शादी तोड़ दी थी। अच्छा, कुत्ता तो एक ही इस चीज़ पर, मतलब कुत्ता तो मेरे साथ एक ही रह सकता है, या वो या आप, उन्होंने ये कहा था। और वो शादी टूट गई थी, उस लड़के और लड़की की शादी नहीं हुई। लेकिन फिर भी यहाँ मैं कहूँगी कि लड़का तो बच गया, नहीं तो उसको शादी के बाद बहुत सारे केसेस थे। लेकिन अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि पहले क्या लड़के को पूछना, पास्ट समझिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे पहले बताइए, वो बार बार उसको रियलाइज कराइए। एक और चीज आजकल देखने को और मिलती है, जब भी शादी हो तो रिकॉर्ड में लीजिए सारी चीजें, वो रिकॉर्ड रखिए। पेरेंट्स के साथ कोई रहना नहीं चाहता आजकल, ये भी एक सुनने में आती है। तो यही तो बोल रही हूँ मैं कि आप सारी चीजें उसे बताइए कि आपके घर में कौन है, आपका घर का माहौल कैसा है, उसको पेरेंट्स के साथ रहना है नहीं रहना, वो पहले बता दिए। आप डिसाइड कर लीजिए, शादी मत करिए, लेकिन एक बार शादी कर लीजिए तो फिर लड़की और लड़के दोनों को उसको निभाना चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उससे एक नई संरचना को जन्म देना है। ये भी हो सकता है ना कि आजकल क्योंकि डिवोर्स तो इतने इजी हो गए हैं, तो पहले भाई जो पसंद आ गया शादी कर लेते हैं और बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। बाद में ये देखा जाता है कि डिवोर्स ही हो जाता है, तो तभी तो फिर वही मल्टीपल काउंट्स चल रहे हैं। तो वही तो तभी तो शादियां नहीं टिक रही हैं। एक से डिवोर्स लिया, फिर दूसरे से लिया, फिर दूसरे से भी नहीं बात बनेगी, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसमें आखिर हासिल क्या हुआ? किसको मन की ना खुशी मिली ना कुछ हुआ। इस और डाइवोर्स को फ्लॉन्ट करने वालों से मेरा एक सवाल है, जिसको आजकल बहुत फ्लॉन्ट किया जा रहा है। इसमें फ्लॉन्ट करने वाली क्या चीज़ है? एक रिश्ता टूटा है। कुछ वीडियोस हमने देखे हैं, काफी वायरल होते हैं, पार्टी कर रहे लोग। हाँ, आपका एक रिश्ता टूटा है, आपको उसका, चलिए दुख भी ना मनाइए, खुशी भी ना मनाइए, लेकिन कभी आप जब मिल जाएं, एक छोटी सी दुनिया है, तो कम से कम आप खुशी से एक दूसरे को मिल तो सकते हैं। अब ये सौरभ वाले कांड में, मेरठ वाले कांड में, अरे क्या जरूरत थी? आपको आपके लवर के साथ रहना है, 9वीं फेल है तू, और वो तेरा स्कूल का लवर था, तेरे माँ बाप को पता है, पहले बात तो उन्हें ही समझा देना चाहिए। चल, तू उसके साथ भागना चाहती है, 2-3 बार पहले भी भाग चुकी है, तेरे कितने अफेयर हैं, तो उसके साथ भाग जाना। लड़के को मारने की क्या ज़रूरत थी? उसको मार के काट के इतनी दरिंदगी करने की क्या ज़रूरत थी? भाई मूव ऑन कर जाओ ना लाइफ में। लेकिन डाइवोर्स लड़के को जब चाहिए होता बहुत मुश्किल होती है। अब मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी, कई लड़के भी जब इलिसिट रिलेशनशिप पकड़ा जाता है तो वाइफ का मर्डर कर रहे हैं, तो कोई सेप्टिक टैंक में आदमी मरा हुआ मिल रहा है, तो कहीं सेप्टिक टैंक में लड़की मरी हुई पड़ी मिल रही है। तो देश किस ओर जा रहा है? ये हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हम जितना बड़े बुजुर्गों से दूर गए ना, जिनको ओल्ड एज होम भेजा हमने। मैं ऐसा केस जानती हूँ जहाँ पे लड़की ने खुल के कहा है कि मैं तुम्हारे साथ, लड़के को, हस्बैंड को, कि सेक्स तब करूँगी
खाना तुम्हें तब दूंगी जब इन बुढ़े माँ बाप को बाहर निकालो घर से। और उसने उस बुढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, लड़के निकाल दिया, मजबूर हो गया, क्योंकि साथ ही साथ ये बोल देती है कि अगर नहीं निकाला तो तैयार रहना। डोमेस्टिक वायलेंस का केस 498, तो इस डर में उसने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर अननेचुरल सेक्स, ये सारे केसेस हाँ निकाल। तो ये बहुत कॉमन है। ये हम इसको डर ही माने या दोनों की सहमति से उन्होंने ये करा? डर के मारे। गुड़गांव में डॉक्टर साहब लड़की जो है, उनकी वाइफ जो है आर्किटेक्ट है, डॉक्टर साहब की माँ जो है कोविड में पिता जो मर गए तब माँ को लेके आए थे। मैं कभी नहीं रहती थी माँ उनके साथ, अब जो कह रही है ना अकेले रहते थे। माँ को कोविड में पिता के मरने के बाद लेके आए और अलग फ्लोर में रखा था। आर्किटेक्ट वाइफ बुरी तरीके से पीटती थी, अब्यूज करती थी सास को। उनकी फोटो पे उसने माला डाल दी, मतलब मृत घोषित कर दिया, और हर रोज की प्रताड़ना थी। हमने उसको समझाया लड़के को, वीडियो बनाओ। वो वीडियो नहीं बनाता था, थर थर कांपता था। फिर वाइफ से हाँ, इतना थर थर कांपता था, वीडियो नहीं बनती थी उससे। वो फ़ोन तोड़ चुके थे। आखिर ये सारी वारदात उसने किसी तरीके से एक CCTV फुटेज पुलिस को दिया, हमें दिया, और हमने उस लड़की को अरेस्ट कराया मीडिया की मदद से। जी, तो इस तरह के केसेस लेटेस्ट आपके पास ऐसा कौन सा केस आया है जिसमें ये चीज़ साबित हो गई हो कि यहाँ पर लड़का या लड़की में से कोई गलत नहीं था, या लड़की गलत थी या लड़का गलत था? ऐसे तो रोज ही आते रहते हैं कोर्ट में, सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे प्रीजुडिस हैं, बहुत सारे ख़त्म भी हो जाते हैं। कहाँ पे लड़कों को एक्विटल भी मिल जाता है, कई बार लड़कों को एक्विटल नहीं भी मिलता है, क्योंकि वो केसेस इतने लंबे होते हैं कि वो पहले ही मर जाते हैं, एक्विटल तक तो रुकता ही नहीं कोई। ये इतनी बड़ी जंग है कि वो पहले ही मर जाते हैं। ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लड़कियों ने माओं के ऊपर आरोप लगाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस किया है, माँ ने, बहन ने आरोप किया है, 2 महीने के बच्चे ने कैसे प्रताड़ित करी, उनके नाम FIR में लिखवा दिए। माँ रहती नहीं, माँ इंग्लैंड में रह रही है, बहन कहीं और रह रही है ऑस्ट्रेलिया में, और उनके नाम। ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अभी बहुत ही रिसेंट है, जिसमें कि एक लड़का मेंटेनेंस दे रहा है अपनी वाइफ को, और उसने पूरा एक पर्चा दिखाया है और उसको अखबार में भी निकलवाया है कि विधवा पेंशन ले रही है, वो महिला विधवा पेंशन भी ले रही है। अच्छा, उसको मृत घोषित भी कर दिया लड़के को, उससे मेंटेनेंस भी ले रही है। एक भोपाल का केस बताती हूँ, बहुत ही लेटेस्ट है। उसमें लड़के ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया, उसको ना जेल करवा दिया लड़की ने, मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, जेल हो गई लड़के को मेंटेनेंस ना देने के चक्कर में। मेंटेनेंस, और वो जाकर के पति ने कुछ सोच विचार किया और एक लॉयर हायर किया, DNA टेस्ट हुआ लड़की का, वो बच्चा पता चला कि वो बच्चा है ही नहीं उसका। तो जब कोर्ट ने पूछा कि ये बच्चा तो है ही नहीं इस लड़के का, तो तुमने फिर इसको जेल क्यों करवाया और मेंटेनेंस की इतनी इज्जत क्यों? तो ये बच्चा तो इसका है नहीं, तो बोल रही रिवेंज लेना था इससे। अच्छा, तो ये रिवेंजफुल, और जो अपने सेटल करने होते हैं इसको, जो जितनी देर में तो आप पिज़्ज़ा नहीं आएगा ना, उतनी देर में रेप केस आ जाता है। छोटी सी आपसी लड़ाई हुई, रुक तुझे मैं बताती हूँ, रेप केस डालती हूँ। और एक बात बोलना है, कोई मेडिकल चेकअप ना कराओ, कुछ मत कराओ, बदल दो, कुछ भी कह दो, और मनगढ़ंत कहानियाँ सुना दो। मीटू जब आया था तो मेंटू तो मैं ही लेके आई थी। अरे जस्टिस गोगोई नहीं बच पाए इस देश में, तो बाकी कौन बचेगा? आम इंसान का क्या होता होगा। 17 दिनों में जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट मिल गई। भाइयों को 17 सालों तक भी क्लीन चिट नहीं मिलती। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जस्टिस साहब को लिखना पड़ा कि रिप्लेस ऑल फीमेल स्टाफर्स विथ मेल स्टाफर्स। मतलब जब खुद फंसे तब उन्हें याद आया कि फीमेल्स को हटा करके मेल रखने हैं। आज बड़े बड़े लोग, जो व्यापारी लोग हैं वो, और बड़े बड़े बिजनेस संस्थान हैं, वहाँ पे लड़कियों को नहीं रख रहे, इस डर से कि पता नहीं कौन सा फर्जी केस डाल देंगी, कितना परेशानी उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से महिलाओं का लॉस हो रहा है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो महिला एम्पावरमेंट हो रहा था वो गलत दिशा में जा रहा है, और जो सास होती है और जो बहन होती है वो भी तो महिला है। तो किस तरीके का एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? हत्याएं बंद होनी चाहिए, आत्महत्याएं बंद होनी चाहिए, मेन की बात होनी चाहिए। और एक फिल्म बनाई है मैंने, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल बताइए। मेरे YouTube चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म डली है जिसका नाम है, शीर्षक है द कर्स ऑफ मैनहुड। इसके बारे में, इसमें हमने अनहर्ड क्राइज ऑफ मैन के बारे में दर्शकों को दिखाया। आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक और फिल्म बनाई है जिसका पोस्टर ये है, आप देख सकते हैं, वन साइडेड लव। ये 18 मिनट की फिल्म है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे फर्जी केस डाले जाते हैं,
पुरुषों के ऊपर। पुरुषों के ऊपर। पॉश के केसेस में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है जी। और लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। इसमें हमने यही दिखाया है। और ये लड़के को जब इसको बॉस निकाल देते हैं तो वो कहते हैं कि आई मेक श्योर कि तुम्हें कहीं और नौकरी ना मिले। वो टूट जाता है और आत्महत्या की ओर जब वो बढ़ जाता है, जब पूरे समाज उसको धिक्कार देता है तो आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। तब वो किसी तरह से हमें वो खोजता है और हम उसे बताते हैं कि पहले मैं सारी उसकी बात समझती हूँ और फिर मैं उससे कहती हूँ, तथ्यों पे बात होती है हमारी, फिर वो मुझे बताता है जब, तब मैं उसे ये कहती हूँ कि वी विल फाइट फॉर जस्टिस। कोई सोल्यूशन नहीं है, हम आपकी जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। और यही इस मूवी की कहानी है। आप ज़रूर इसको देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, वो भी देखें। और इसी तरीके की और फिल्में मैं बनाऊं, इसके लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। अगर आप अपने कमेंट्स छोड़ेंगे, आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी बनाना चाहती हूँ। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, मेन की बात की बहुत ज़रूरत है। आज की जो आपने मेन की बात करी, उसके लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगी, आप सब भी मेन की बात करिए और जहाँ पे भी करना चाहें। आपकी टी-शर्ट पर भी हम देख रहे हैं वी वांट मेंस कमीशन, इसका क्या मतलब है? जी, मेंस कमीशन की मेरी एक डिमांड है जो कि 12-13 साल से 14 साल हो गए हमें इस डिमांड को करते हुए कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार मेंस कमीशन का फॉर्मेशन करे। जब मेंस कमीशन बन जाएगा, हेल्पलाइन नंबर भी बन जाएगा, तो उसके बाद फिर हम एक फुल फ्लेज एक मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तो पहला ही पटल नहीं मिला हमें कि मेंस कमीशन ही नहीं सरकार द्वारा गठित हुआ। तो हमारी ये बहुत पुरानी डिमांड है और जिसके लिए आप जानते हैं कि इस देश में सबकी सुनवाई होती है। इस देश में कुत्तों की भी, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी सुनवाई होती है। तो आखिर पुरुषों की भी तो सुनवाई होनी चाहिए। एक मेंस कमीशन बनना चाहिए जल्द से जल्द। बरखा जी, जिस तरह से माहौल आज का बदल गया है, तो एजुकेशन में भी लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। बच्चों को अभी से ही एक अलग से सब्जेक्ट बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि आगे समाज में जाके उन्हें किस तरह से चलना है। बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। बैड टच गुड टच की बात करते हैं तो लड़कों लड़कियों दोनों को बताना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्कूलों में भी विजिट किया, वहाँ सिर्फ लड़कियों को ये बताया जाता है जबकि लड़कों को ये नहीं बताया जाता। लड़कों को बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, बॉयज़ डोंट क्राई। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, आप बताइए कि अगर वो दुखी है, टूटा हुआ, बहुत इमोशनल होता है, तो क्यों ना बताए अपनी बात? रखनी चाहिए अपनी बात और खुल के रखिए। आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको भी खुल के रखिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ अगर कुछ गलत करे उसको भी पूरा बखूबी बताइए। और आपको समाज को इस तरीके से जागृति फैलेगी, इस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं, आप एक अवेयरनेस भी क्रिएट करें। और अगर आपका कोई भाई फंस जाता है तो सबसे बड़ी बात है, आप उसको मदद क्यों नहीं करते? एक चेन बनाइए, मदद करिए। जब भी हम सड़कों पे उतरते हैं, आप हमारे साथ सड़कों पे उतरिए, क्योंकि ये सारे कानून मंत्री, देश के मंत्री सब सो रहे हैं। इनको जगाना पड़ेगा, जगाइए, सड़कों पे उतरिए। और इनमें सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ माएँ बहनें उतरे सड़कों पे और रातों रात अब एक ऐसा सैलाब आना चाहिए कि चीज़ें बदल जाए और जो पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है उसका अंत हो। ठीक है बरखा जी, आपने हमें अपना समय दिया इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर। कौन सा? ठीक है, एक पूछ लेते हैं। पुरुषों के क्या अधिकार है, कैसे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और इंसाफ उन्हें मिल सकता है? पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं, एक भी कानून कोई नहीं कानून नहीं है, कोई अधिकार कोई तो एक ऐसा कानून नहीं जी, होगा उनके लिए कोई कानून नहीं है कि अगर वो बहुत ही परेशान हो गए तो फिर चलो एक उम्मीद की करें। तो प्रियंका जी, अगर होता तो फिर अतुल सुभाष को क्या जरूरत थी मरने की? इतना पढ़ा लिखा था, 1.5 घंटे की वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू, आई एम एटीएम, आई एम स्पर्म डोनर, एटीएम बंद हो गया, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी अतुल सुभाष को? अगर होते, उसकी प्रताड़ना तो इतनी बढ़ गई थी कि सास कह रही थी मरता क्यों नहीं है, पत्नी कह रही थी मरता क्यों नहीं है, जज साहिबा भी 5 लाख रुपए मांग रही, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं उसको तो हर जगह प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। और ये अतुल सुभाष नहीं है, हर केस में यही कहानी है। अगर कानून होते, अगर उनकी सुनवाई हो ही होती तो क्यों मर रहे होते? ये जितने भी केसेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं तो इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इस पूरे को वेपन की तरह यूज कर रही हैं उन्हीं के अगेंस्ट। और उन्हीं के पैसे से, जो अतुल सुभाष ने अपने लेटर में लिखा था कि मेरा ही पैसा
मेरे ही खिलाफ यूज़ हो रहा है। तो ये घर घर की कहानी है और लड़के का पैसा ही उसी के खिलाफ यूज़ हो रहा था और उसी को इतना प्रताड़ित करके मरने पे मजबूर कर दिया। यही तो बता रहे, उनके कोई राइट्स नहीं है। और जो लिव इन में जा रहे हैं और जो ये जितने भी टिंडर वगैरह जितनी भी ये जो साइट्स हैं डेटिंग ऐप्स पे बैठे हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ लड़कों को झेलने हैं, वही झेलेंगे। रिस्क फैक्टर सिर्फ तुम्हारे लिए डेटिंग है, ऐप से तुम बचो इन सब चीजों से, इन चीजों से बचो। लेकिन आजकल तो भरमार है डेटिंग ऐप्स पे, लड़कों को लड़कियों की अब प्यार ढूंढने निकले तो डेटिंग ऐप पे आईडी बना ली और भाई मिल गया प्यार। भाई देखो, घर में परिवार में तो प्यार मिलता नहीं है इनको, ये ढूंढते नहीं, वहाँ तो ये रहते ही नहीं है। माँ बाप को दुत्कार रहे होते, बाहर अनजान लोगों में प्यार ढूंढते हैं और फिर कहते हैं जी हम फंस गए। लव, सेक्स और धोखा, ये एक चीज चल रही है आजकल की रियलिटी, ये रियलिटी है, लव सेक्स और धोखा। और ये इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के इसका बोलबाला है, लेकिन इसके शिकार लड़के अक्सर हो रहे हैं। आपको बता दूं 15-15 केसेस में एक्सटॉर्शन हो जाता है, पैसे ऐंठे जाते हैं, सेक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं। और उसके बाद 16वें केस में वो जाती है कि बड़ा मुर्गा फंसा है, इससे तो कई करोड़ों लेना, इसको तो जेल करवाऊंगी। लेकिन कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी होती है, लव स्टोरीज काफी सक्सेसफुल भी हो जाती है। बिल्कुल लव स्टोरीज सक्सेसफुल भी होती है, मैं तो वही कह रही हूँ जहां पर लेकिन ज्यादातर बैलेंस जो आप क्रिएट करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे और एक दूसरे की बात को समझेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले दिन से लड़का को थोड़ा सा ये बात बता देनी चाहिए। लड़कियां नहीं तैयार है रिस्पॉन्स, और वो इजी मनी स्कीम में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड है। भाई डाइवोर्स दो, आराम से मिल जाएगी पैसे, तो एलिमनी मिल जाएगा, तो क्या जरूरत है खटने की, क्या जरूरत है इसके साथ रहने की, दूसरे पकड़ेंगे। और ये जितनी देर तक इसके साथ डाइवोर्स चल रहा होगा तो दूसरा बॉयफ्रेंड एंट्री मार चुका होगा, तो वो तो एकदम इजी अर्निंग स्कीम है, उधर पेंशन भी लग जाएगी, तो सब कुछ उधर तो बिल्कुल हरी घास है। तो इधर आपको समझना पड़ेगा, लड़के को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये है हमारे घर की स्थिति, आप तैयार हैं तो हम वी विल गो फॉरवर्ड, हम शादी करें, नहीं तो मत करो। क्लियर रखने चाहिए, क्लियर रखो। और लड़कियों को भी शादी नहीं करनी चाहिए। अरे भैया इंडिपेंडेंट वुमन हो, सिंगल रहो, क्या जरूरत है शादी के बंधनों में पड़ने की। भाई तुमसे खाना नहीं बनता, तुमसे देखभाल नहीं हो रही, तुमसे प्यार नहीं हो रहा, तुमसे लॉयल्टी भी नहीं हो रही, तुमसे वो एक मूवी आई थी ना अभी मिसेस, वो 2 रोटी बना करके पता नहीं कितना उसने बता दिया था। अरे बाप रे भाई, कितनी गरीब कुचली महिला है वो, कितनी परेशान है, लेकिन उसको बहुत महिलाओं ने पसंद करा उस मूवी को। पसंद, वो वही फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने उसको पसंद किया है, जो कि इस तरीके से पोर्ट्रे करती हैं महिलाएं क्या सिर्फ इसलिए बनी है आज चांद तारों पे महिला। उन पूछिए इसरो की साइंटिस्ट से मैं मिली हूँ, कितनी पावरफुल हैं वो अपने घरों में, हाँ कितनी पॉजिटिविटी है उनके अंदर। और उन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, कि हमने घरों में कैसे अपने घर में काम किया, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और वैक्सीन बनाई। कितनी वो महिलाएं कितनी सशक्त है, इसे ही कहते हैं सशक्त महिला। ये महिला वो सशक्त नहीं जो मिसेस मूवी बना करके एक गलत मैसेज दे रही है समाज में। ऐसे ही छपाक, एसिड अटैक सिर्फ लड़कियों के ऊपर होता है, अभी मैंने आपको बताया लड़का मर गया था। तो जेंडर न्यूट्रल बनाओ, लेकिन कैसे अवार्ड मिलेगा, $1 मिलियन कैसे आएंगे, दीपिका पादुकोण को कैसे आइकॉन बनाया जाएगा कि बरसीहा आ गया महिलाओं का, जबकि इसे जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। ये सच्चाई है समाज की कि लिव इन में महिला तो नहीं रह रही है, महिला पुरुष भी तो रह रहा है। तो आप अगर एक दूसरे दोनों सिक्के के कॉइन्स के बारे में सोचाएंगे तभी समझ में आएगा आपके दर्शकों को। आप फिल्म बना रही हैं, लेकिन वो अगर आपका पर्पस कुछ और है तो। ऐसे ही मीटू जब आया था तो मेंटू इसीलिए मैं लेके आई थी कि सिक्के का दूसरा पहलू। तनुश्री दत्ता ने बड़े बड़े नाम, नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, नाना पाटेकर को अभी महिला दिवस से 1 दिन पहले क्लीन चिट मिला। किसी ने डिस्कस किया इस क्लीन चिट को, क्यों नहीं किया? और बड़े बड़े नाम लिए उन्होंने। कैमरा वाला जो होता है, जो फेस पे आपको वो कर रहा होता, मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो आपका ड्रेस पहना रहा होता, जो आपकी ड्रेस पहनाने में मदद कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे लड़के होते हैं, उनके ऊपर नहीं डाला आपने मीटू, क्यों नहीं डाला? उनके ऊपर भी डालना था। तो अगर आप प्रताड़ित हैं या किसी तरह की परिस्थिति में फंस गए हैं, झूठे केस में फंस गए हैं और मदद चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल पा रही है, तो बरखा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कमेंट भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और उसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको पूरी मदद पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है बरखा जी, आपने हमें अपना समय दिया, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आशा है कि आप जो कार्य कर रही है वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाए। धन्यवाद।
धन्यवाद। आप सबका साथ चाहिए मेन की बात के लिए। बिल्कुल। जी भारत।